नरेशन, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड मुझे काफी मेरे सीनियर्स ने भी बोला था, एंड काफी सारे लोगों ने बोला था कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसे कॉन्फिडेंटली बोलना। सो जब मेरे लाइक मेरे इस साइड राइट साइड दो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो दे वर लुकिंग ओनली ऑन वन साइड। सो मैंने वो रियलाइज किया कि मुझे सबको देखना चाहिए, एंड वन थिंग दैट डोंट लुक ऑन द एसेसर्स। बच्चे बहुत वो होते हैं, कीन होते हैं कि देखना है कि क्या लिख रहे हैं एसेसर्स या हाँ, क्या उनके एक्सप्रेशन है हमें देख के। So राइट। don't think about that. Let them do their job, and your job is to just narrate your story to your group members. So मैम, now the thing is कि अब बच्चे सोचते हैं कि हमें पॉजिटिविटी ही रखनी है, तो वो इग्नोर कर देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पिक्चर है, इसमें हॉस्पिटल में वी कैन सी दैट देयर इज अ डेड बॉडी। अब बच्चे क्या कर देते हैं, इसको उन्हें दिख रहा है डेड बॉडी है, बट वो ऐसे दिखा देते हैं कि नहीं, ही इज और शी इज गोइंग फॉर अ सर्जरी। या फिर कोई और पिक्चर है जिसमें घर में ऐसे डेड बॉडी आ रखी, तो वो ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसे सोया हुआ है, मतलब अगर कोई अल्कोहलिस्ट है तो वैसे ब्लैंकेट कवर करके सोया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर PIQ। आप पहले 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लो कि मुझे PIQ कैसे भरना है। आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उसको कॉपी उसकी निकाल लो, देन आप देख लो उसको कैसे भरना है। यू शुड नो कि आपको क्या क्या चीजें उसमें रखनी है। देन टू थिंग्स आर देयर। दो टाइप के लोग होते हैं। पहले की जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को, तो वो लोग फालतू में ना कुछ भी डाल देते हैं कि ये भी लिखो वो भी लिख देते हैं, और लास्ट में वो फंस जाते हैं अपने ही उसमें, क्योंकि आप 45 मिनट्स तक उनके साथ हो तो वो देख लेते हैं कि यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग ऐसे करके। एंड दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा होता है, बट दे आर अफ्रेड ऑफ राइटिंग कि कहीं मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछ ले। क्योंकि आई हैव मेट पीपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो पूछते कि मैंने तो ये भी खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, बास्केटबॉल भी खेला है, मैंने खो खो भी खेला है, तो मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ। सो यू शुड राइट दोज थिंग्स, तो इंटरव्यू विल सी कि हाँ, ही हैज मच एक्सपोजर, ही और शी हैज मच बट आई वुड जस्ट ऐड फ्यू ऑफ द थिंग्स हाउ समबडी कैन प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। एक डायरी के अंदर अपना PIQ फॉर्म जो आपने फिल किया है उसके साथ में उसको अटैच कर लो, और हर चीज़, चाहे वो आपकी सिटी हो, सिटी के अंदर कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या चीज़ फेमस है, वेदर से लेके कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, किस तरह के लोगों की लाइफस्टाइल है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू जॉइन NDA कहाँ पे है, क्या क्या, मतलब बेसिक NDA की चीज़ें पता होनी चाहिए, तो किस तरह की ट्रेनिंग है वहाँ पे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से अवेयरनेस होना चाहिए। थर्डली, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग आर्मी, तो आर्मी की NCO से लेके पूरी कमीशन रैंक से सारा स्ट्रक्चर आपको पूरा क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। एंड नॉट ओनली आर्मी बट ऑल्सो नेवी एंड एयरफोर्स, उनका भी कोरिलेशन पता होना चाहिए। अगर नेवी की कैप्टन रैंक है तो आर्मी की किसके बराबर इक्विवेलेंट होगी। फिर उसके बाद एक लड़की थी, मतलब ऐसा था कि मेरी और उस लड़की की प्रायोरिटीज मतलब मैच कर रही थी, मतलब हमारा सेम ही था पॉइंट ये है, बट बाकी पूरे ग्रुप की अलग ही थी प्रायोरिटीज। तो पहले मैंने रखा अपना पॉइंट, उसने भी रखा। मैंने बोला ठीक है चलो ग्रुप के साथ चलते हैं। वो कह रही नहीं नहीं, चेस नंबर 13 आई थिंक हम दोनों का पॉइंट सेम है, वी कैन गो विद दिस। मैंने बोला नहीं, चेस नंबर 10 आई थिंक हम इनके साथ चलते हैं, वट एवर दे आर सेइंग आई थिंक ये राइट है, वैसे भी हमें सॉल्व तो करनी है प्रॉब्लम सारी। स्टिल शी वाज लाइक नो नो नो, आई स्टिल थिंक। तो फिर उसके बाद जब हम लोग आधे में पहुंच गए थे, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एक बार फिर से सोच लो हम इसके साथ जाए या नहीं जाए। फिर वो हो जाता ना, तो GTO ने देख लिया था कि कोऑपरेटिव नहीं है करके, वरना उसके आइडियाज काफी अच्छे थे, मतलब PGT में मैंने नोटिस किया था। Hi everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and in today's video we have Bhumika. Bhumika is somebody who got the recommendation for NDA. In her 2 attempts, she understands where she is committing the mistake. In her third attempt, she not only cleared the written exam but also got the recommendation. She was a part of Ground Zero Defense Academy, which is there in Dehradun, which is celebrating their 25 years in terms of helping candidates achieving their dream. You can check the details in the description box. Coming back to video, we have talked about a lot of factors regarding how she prepared for the exam, including do's and don'ts, which is needed in terms of preparation and making the strategy for this written exam as well as the SSP. We have talked about a lot of other factors in terms of hobbies and interest. So without any further delay, let's go back to the video. Hi Bhumika, welcome to the platform. And बहुत दिनों के बाद एक NDA recommended candidates के साथ वीडियो हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज इतनी ज़्यादा लड़कियां रिकमेंड होना शुरू हो गई हैं आफ्टर नोइंग कि NDA के थ्रू फीमेल एंट्रीज भी अब ज्वाइन कर सकते हैं NDA। तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म। Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me here, and it's an honor to be here in this platform. थैंक यू भूमिका, मीन्स अ लॉट। सो हम आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अभी 20 से 30 दिन रह गए हैं NDA रिटन एग्जाम आने में। और बच्चे इस टाइम पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली यू हैव गॉट द रिकमेंडेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ SSP, बट रिटन में भी आपको काफ़ी टाइम लगा है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आई मीन कहाँ का बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, अलॉन्ग विद दैट इतनी सारे पार्टिसिपेशंस हैं आपके, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कितना चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है।
एंड मोटिवेशन फैक्टर क्या था? बिकॉज फौज जैसी चीज एक लड़की अगर चूज कर रही है तो देयर हैज टू हैव सम स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। एंड कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं रिटन प्लस एसएसपी? Okay. So, ma'am, I'm coming from a village named Ajera in Pithoragarh district of Uttarakhand. ओके। And talking about my schooling, so I've done my primary schooling from Army Public School Dharchula, that is in Uttarakhand. And then from class 3rd to class 12th, I've pursued my education from Army Public School Ranikhet, which is again in Uttarakhand. So ओके। then coming to my motivation factor, because it plays a very important role in a person's journey. So for me, it's very simple. Like my father is in army and I'm an army brat. Then in my family, many people are in the army. Like my maternal grandfather was also in the army, and from our village, many people joined the forces. So yeah, that was a motivation for me, and I want to become the first person as an officer to join the army. So yeah, that is a great motivation. And in addition to this, I've lived in the army cantonment from my very childhood. So yeah, I've seen that environment. Then I've also pursued NCC, and studying in the army school ultimately, imbibes that motivation in you. So that has been my motivation. Then after that, talking about my participation in school, so I've been a person like who participates in various kind of things. Like I've been an opportunity grabber. I just like participate in different kind of things. So I've participated in debate competitions in my class 11th and 12th. Then coming to sports, I've played taekwondo in my junior classes. ओके। Then I have also played basketball, volleyballs, like casually I've played these sports in my class 11th and 12th. Then I was also doing dance from a long time. So I've participated in some competition and dance as well. So these are the activities in which I have participated. Then coming to the number of attempts. So for my written NDA 2024 second was my third attempt, and my SSB was the first attempt. So I cleared my written in third attempt and SSB in my first fresher attempt. वाओ! वैसे सब कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन चांस, सो यू ग्रैब्ड इट Yes, सो ma'am. वेल। Yes, भूमिका, ma'am. It थोड़ा is. रिटन पे बात करते हैं, बिकॉज इट टुक यू 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर योर रिटन। एट लास्ट यू वर प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसपी, बिकॉज कहीं ना कहीं यू वर वर्किंग ऑन दोज ओएलक्यूज की किस तरह से चीजें प्रिपेयर करना है। बट व्हाई डिड इट टुक यू 3 अटेम्प्ट्स? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार रिटन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, एंड दे आर वॉचिंग यू। सो हाउ एग्जैक्टली यू हैव प्रिपेयर्ड एंड व्हाट रियली हेल्प यू टू क्लियर योर रिटन एग्जाम्स? एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी जानना है कि किन बुक्स को आप रेफर करोगे, क्योंकि इतनी सारी बुक है पॉलिटी के लिए, लोग बड़ी बड़ी किताबें उठा लेते हैं एंड नॉट नोइंग कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो आपकी प्रिसाइसली स्ट्रैटेजी क्या थी व्हेन इट कम्स टू एनडीए रिटन एग्जाम? Okay. मैम, सो आई हैड ऑलरेडी गिवन रिटर्न 2 times, सो आई हैड अ रफ आइडिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड मैंने 12th परसुइंग में दिया था, तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था उस टाइम पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, राइट? बिकॉज 12th क्लास में ये होता है कि आपका सब्जेक्टिव होता है, तो आप ज्यादा फोकस वहां को करते हो. सो राइट। उसके बाद 2 times मैंने दिया था, एंड मेरे अंदर यही था कि ज्वाइन तो करना ही है. सो आई थॉट दैट दिस टाइम आई हैव टू क्रैक इट. सो मैंने ड्रॉप भी ले लिया था बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय एनडीए ओनली. And then I joined the coaching also for written batch. Like it was Ground Zero Defense Academy in Dehradun. So ओके। it was near to me, so I joined it as well. So after that, I think that first we have to focus on the like what all is being asked. कितना क्या पूछा जा रहा है. हमें कुछ ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता है. Like maths is very important. You have to clear it. तो maths को हमें ज्यादा priority देनी चाहिए. Then English के आपके 50 questions आते हैं. Means 200 marks, and 200 marks बहुत ज्यादा होते हैं. So English को then after that physics and geography दोनों का इक्वल इक्वल वेटेज होता है, एंड वो ज्यादा वेटेज रखता है. सो ये चारों सब्जेक्ट है जो अगर कम टाइम है अगर आपके पास और आप अभी प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा वेटेज डालना चाहिए. देन आफ्टर दैट फर्स्ट आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में इट इज लाइक सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए. तो राइट। मेरा तो ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड था, एंड कोचिंग में भी हमें काफी कुछ हेल्प कर देते थे मैथ्स में. सो पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए. उसके बाद आपको अपना नोट्स वगैरह बना लेना चाहिए. सो आप एक बार अच्छे से नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेते हो तो पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था कि काफी क्वेश्चंस ना रिपीट हो गए थे, मतलब उनका कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो गया था. सो मैंने एक बुक थी दिशा पब्लिकेशंस की बुक थी, तो उसमें आपको लाइक अराउंड 50 to 20 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो फिर राइट। मैंने उससे प्रैक्टिस किए थे. तो मैं पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करती थी, देन अपना नोट्स रिवाइज करती थी, एंड आई यूज टू डू द पीवाईक्यूज. सो दैट वाज द स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स. एंड इंग्लिश, आई थिंक इट इज अ सब्जेक्ट वेदर यू आर गुड इन इट और नॉट गुड इन इट. आई थिंक आप उसको रोज करो, थोड़ा बहुत टाइम दो, 10 minutes, 20 minutes और 30 minutes. यू जस्ट गिव टाइम टू दैट, एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू डू 40 or 45+ questions. तो राइट। मैंने इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं एक महीने पहले से ही मैं उसमें मॉक टेस्ट लगाती थी, मतलब अ सेट ऑफ 50 questions एवरी डे. तो वहां राइट।
से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। सो फॉर राइट। एग्जाम्पल मेरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाला पार्ट थोड़ा सा वीक था। तो फिर वहां से मतलब मुझे कोचिंग से एक शीट प्रोवाइड हुई थी, मैंने वो यूज की थी। एंड ऑनलाइन आपको काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा, लाइक राइट। यू विल सर्व द इंटरनेट। तो बहुत सारे चैनल्स है, जैसे सीडीएस जर्नी वाला चैनल है, वहाँ पे भी आपको राइट। वो कैब मिल जाएगी अच्छे से। तो आप उनको रेफर कर सकते हो, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन अगेन मैंने दिशा पब्लिकेशंस की जीएटी की एक अलग से बुक थी फॉर पीवाईक्यूज ओनली, तो मैंने उससे रेफर किया था, इंग्लिश भी वहां से हो गया था। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने तरुण गोयल एक बुक है, वहां से नोट्स बनाए थे। तो वहां से भी काफी हेल्प हो गई थी। देन अगेन पीवाईक्यूज कर लिए थे मैंने, तो ज्योग्राफी भी हो गया था। एंड देन फिजिक्स, बायो एंड जो केमिस्ट्री होती है, सो फिजिक्स तो आपकी थोड़ी बहुत 11th 12th आ जाती है। सो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो वेल एंड गुड। सो बट अगर आप नहीं हो तो इट्स नॉट अ थिंग टू वरी, क्योंकि अगेन आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। एंड काफी सारे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, जैसे फिजिक्स वाला है तो उसमें काफी सारी क्लासेस चलती है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि जीएटी का उनका जो कंटेंट रहता है काफी अच्छा रहता है। सो आप वहां सकते हो आराम से। एंड फिजिक्स का क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज होता है, तो हमें फिजिक्स तो इग्नोर नहीं करनी है। एंड बिल्कुल। केमिस्ट्री तो 9th 10th की होती है, बेसिक होती है, यू विल डू इट, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड करंट अफेयर्स तो यू विल डू, मतलब आप साथ में पढ़ते रहो एंड पीवाईक्यूज करते रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप मॉक टेस्ट कर लेना टाइम से, मतलब आप टाइम सेट कर लेना एंड मॉक टेस्ट कर लेना लाइक 10 to 20 days पहले। एंड राइट। मैथ्स में ऐसा होता है कि टाइम मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि कब टाइम खत्म हो रहा है। सो यू शुड नो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, so surely you'll clear the written exam. Bhumika, you have talked about lot of things in very much speed, so I'm just trying to note it out. But current affairs के एसोसिएट में मैं दो चैनल्स रिकमेंड करूंगी। एक तो एसएसबी इनसाइट, वो काफी अच्छे करंट अफेयर्स डालते हैं। वैशाली इज वेरी गुड गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एंड अनुराग त्रिपाठी का जो सीरियस जर्नी का चैनल है, वो भी एक अच्छे होलसमली जो करंट अफेयर्स के वीडियो बनाते हैं, तो वो भी एक आप लास्ट मिनट रिविजन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ सोर्स रहता है। एंड यू हैव मेंशन्ड ग्राउंड जीरो डिफेंस अकेडमी, सो दे आर रनिंग लाइक 25 years हो गए उनको रन करते हुए। वहां Yes. पे सिर्फ आपने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करके अपने एग्जाम को क्लियर करा है, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम एक्सपीरियंस वहाँ पे काफी अच्छा था मेरा, बिकॉज वहाँ पे वो लोग रोज टेस्ट वगैरह करवाते थे। तो उससे डायरेक्शन मिल जाती है, आपको पता चल जाता है आपकी क्या शॉर्ट कमिंग्स है, आपको किस चीज पे वर्क करना है। एंड राइट। हमारे जो जीएस के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, तीनों ही अच्छे थे काफी। मतलब काफी हेल्प हो गई थी, डाउट वगैरह पूछ के दे यूज टू क्लियर इट। एंड वो मतलब पॉलिटी और जीएस जो हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे, तो हमें रोज मतलब क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो वहां से जब एक 1 to 1 सेशन होता है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा सीखने को मिलता है। सो वहां से मेरे को काफी हेल्प हो गई थी रिटर्न के लिए। राइट। आपने तो सिर्फ बहुत कम टाइम में रिटन क्लियर, 12th के बाद आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, तो वो टाइम बड़ा क्रिटिकल था, तो उस टाइम में आपने बिल्कुल फोकस्ड होकर प्रिपेयर किया है। बट काफी बार ऐसा होता है, यस। काफी कैंडिडेट्स 11th 12th के साथ अगर प्रिपेयर करना चाहे, तो उनके एक एनडीए फाउंडेशन कोर्स भी है, यू कैन कंसिडर। यस। रेस्ट भूमिका, वील टॉक नाउ अबाउट एसएसबी, बिकॉज एसएसबी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत सारी लेयर्स हैं पर्सनैलिटी के। चाहे वो नॉलेज फैक्टर हो, तो आपने अपनी नॉलेज फैक्टर को कैसे फोकस किया, डिफरेंस नॉलेज को कैसे आपने एनालाइज किया, एंड आपने पूरा उसको किस तरह से बाइफिकेट किया, अगर मैं टाइम रूटीन के बारे में बात करूं। बिकॉज जब एसएसबी की बात आती है, तो रिटन से बिल्कुल अलग प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो हाउ यू हैव रियली प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी? ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न के जैसे बहुत मतलब रात भर उठ के पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो राइट। एसएसबी सिंपल है, बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है एसएसबी के लिए। सबसे पहले जो आई विल मेंशन इज फिजिकल्स। आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल्स, बिकॉज आप ऐसी चीज के लिए जा रहे हो जहाँ पे फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल फिटनेस पे आई थिंक यू शुड वर्क। सो व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू गो फॉर रनिंग इन द मॉर्निंग एंड ओके। देन विद सम बेसिक एक्सरसाइजेस। एंड इवनिंग में आई यूज टू गो फॉर साइकिलिंग। एंड ओके। इससे एक चीज का एक और फायदा है कि आप ये चीजें करते हो तो आपकी हॉबी बन जाती है धीरे धीरे। अगर आप 3 4 महीने से ये चीज कर रहे हो, तो आप पीआईक्यू में लिख सकते हो ना कि यार दीज आर माई हॉबीज। तो फिर वहां से फिजिकल फिटनेस आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज गोइंग फॉर एसएसबी शुड डू दीज। वो आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा, एंड आगे आप जब अकेडमी जाओगे तो फिर वहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा ही। सो फिजिकल फिटनेस इज वन थिंग। सेकेंड इज आपका ये करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, बिकॉज अगर आप ऑफिसर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, कंट्री में ऑल अराउंड द ग्लोब क्या हो रहा है। बिल्कुल। सो जनरल अवेयरनेस इफ आई पर्सनली स्पीक मेरा बहुत वीक था, बिकॉज मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करती थी करंट अफेयर्स एंड ऑल में। जियो पॉलिटिक्स भी किसी का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। सो राइट। फॉर दैट मैंने पहले न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया था ग्रेजुअली। मेरे को पहले थोड़ी डिफिकल्टीज होती थी, बिकॉज इफ विल स्टार्ट सडनली समथिंग न्यू, सो यू विल फेस डिफिकल्टीज, बट ग्रेजुअली आई वाज एबल टू रीड, मतलब आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स।
देन उसके बाद बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग लाइक ग्रेजुएशन एट दैट टाइम, तो फिर मेरे को टाइम मिल जाता था टू रीड न्यूज पेपर, लाइक हेडलाइंस एंड एवरीथिंग. बट देर आर पीपल हु आर ऑल्सो परसुइंग कॉलेज या स्कूल में कोई प्रिपेयर कर रहा है, so they can go for alternates like informative videos they can watch on YouTube. So Yeah. I preferred one channel, मैंने काफी देखा था. It was first post by पालकी शर्मा. शी इज Okay. ग्रेट, मतलब वो मतलब इतना Nice. अनबायस्ड मतलब सब कुछ बताती है एंड वो नॉलेज काफी अच्छी देती है. Mhm. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मतलब डिफिकल्टी होगी समझने में, फिर उसके बाद आप जब रोज देखोगे तो वो नॉलेजेबल होगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. एंड Mhm. वहां से एक और चीज है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि वो सब कुछ इंग्लिश में बताती है, तो आपकी कम्युनिकेशन में वैसे आपको काफी हेल्प होगी उससे. Right. देन उसके बाद मैंने एक और चीज वो मतलब टेलीग्राम में एक चैनल कैडेटियंस करके, तो वहां पे वो लोग रोज एसएसबी पत्रिका डालते हैं. उसमें इंटरनेशनल न्यूज देते हैं पहले 3-4, फिर उसके बाद नेशनल न्यूज, एंड उसमें एक एडिटर ऑफ द डे भी देते हैं, एंड फिर लास्ट में वो लोग उसमें वोकैबुलरी भी देते हैं 10 to 20 वर्ड्स. सो Okay. दैट इज द थिंग. सो Mhm. वहां पे उससे काफी हेल्प हो जाती है. अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो. सो इन Okay. सब चीजों की वजह से मेरे को काफी हेल्प हो गई थी मेरे एसएसबी में. लाइक इंटरव्यू में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लिया था करंट अफेयर्स में, वहां पे हेल्प हो गई थी. एंड ग्राउंड टास्क में भी, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में वहां से काफी हेल्प हो जाती है. सो दिस वाज अबाउट दिस. नाउ के बाद नॉलेज की बात करते हैं, तो आपको इफ यू आर गोइंग फॉर एसएसबी तो आपको मिलिट्री नॉलेज तो होनी ही चाहिए जिस चीज के बिल्कुल. लिए आप जा रहे हो. सो दे Mhm. एक्सपेक्ट यू टू नो, मतलब नॉट ऑल थिंग्स, आप सब कुछ तो नहीं सीख सकते हो, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. सो बिल्कुल. मैंने जो स्टार्ट किया था, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज था ही, थोड़ा बहुत. मतलब मैं बुक्स वगैरह रीड करती थी मिलिट्री की. Mhm. सो थोड़ा बुक्स आप रीड कर सकते हो, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप यूट्यूब में अगेन यू कैन गो गो थ्रू द यूट्यूब. आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे ना, तो आपको रैंक स्ट्रक्चर वगैरह रेजिमेंट्स के बारे में, एंड अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स और नेवी, Mhm. आप रिस्पेक्टिवली सब कुछ सर्च कर सकते हो. तो वहां से मैंने फिर आप नोट्स बना सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लर्न अबाउट दोज थिंग्स एज वेल. तो वहां Vika, से sorry डिफेंस for नॉलेज हो interrupting जाता you है. in the middle, but you have read a lot of books. Would you recommend few of the books? Because अब बुक्स ऐसी चीज है, एक बहुत अच्छी हॉबी है. पहली चीज तो ये कि पढ़ने के लिए, तो कुछ बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहो जो आपने पढ़ा है. ओके. सो लाइक मैंने 10th 11th में स्टार्ट किया था बुक्स पढ़ना, एंड फर्स्ट आई स्टार्टेड विद लाइक मैंने, क्योंकि मेरा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट मिलिट्री था, सो वहां Okay. से देर इज अ ऑथर रचना बिष्ट रावत, तो उनकी Mhm. मैंने बुक्स पढ़ी थी. फर्स्ट बस कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ वॉर, उसमें वो बुक थी. देन उसके बाद देर इज अ बुक द ब्रेव, विच इज अ वेरी गुड बुक. मैं काफी दोस्तों को अपने रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनके बारे में दिया गया है, सारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के बारे में, उनकी लाइफ, वो लोग कहाँ से आए, एंड देन हाउ डिड दे फॉट इन द वॉर, ये सब Mhm. तो अच्छे से दिया है उसमें. देन आफ्टर दैट वन बुक इज ऑल्सो देयर, दैट इज शूट डाइव एंड फ्लाई. तो Okay. दैट बुक इज वेरी गुड, बिकॉज उसमें जैसे लोग को लगता है ना कि मिलिट्री में ये फाइटिंग वगैरह ही होता है ये सब, बट उसके अलावा भी उसमें सारी चीजें दी है कि आप क्या क्या और चीजें कर सकते हो, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज, तो उसमें वो चीजें दी हैं. दैट इज दैट. देन एक और बुक मैंने पढ़ी थी, इंडियाज मोस्ट फियरलेस, जिसके 2 पार्ट्स हैं. अभी मैंने एक पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट अब मैं पढ़ रही हूँ आजकल. देन Okay. उसके बाद देर इज ऑल्सो वन मोर ऑथर, स्वप्निल पांडे, जिसकी एक बुक है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेज. इट इज Mhm. बेसिकली अबाउट द आर्मी वाइफ्स, एंड इट इज ऑल्सो ग्रेट बुक. सो आई रेड ऑल दीज बुक्स. Okay. भूमिका, यस. आपने बहुत सारी पार्टिसिपेशन भी किया है, चाहे वो टाइक्वांडो हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, एंड देन डांस बहुत एक अलग डांस चीज हो जाती है प्रिपेयर करने के, मतलब आई मीन परफॉर्म करने के लिए. इन सब चीजों ने आपकी पर्सनालिटी पे कैसे इम्पैक्ट किया है? किस तरह से आपको एक एक मोल्ड करा है पर्सनालिटी को बेटर तरीके में? ओके मैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है, 2 अलग अलग फील्ड्स है, बट एक चीज में तो हेल्प हुई है, दैट इज द टेकिंग इनिशिएटिव. बिकॉज ओके. मैं स्कूल से ही ऐसा था कि कुछ भी हो रहा है तो मैं सबसे पहले जाती थी कि हाँ, आई वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू डू दिस, डू दैट. सो आपको यहाँ पे इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है, एंड एक ओएलक्यू भी है कि टेकिंग द इनिशिएटिव. सो बिल्कुल. एक तो ये चीज हेल्प हो गई थी. उसके हम्म. बाद इसने मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया था, बिकॉज हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे तो हम नई जगह जाते थे, नए लोगों से मिलते थे. बिल्कुल. जैसे बिल्कुल. हम डांस कंपटीशन में गए, तो वहां पे हमने अलग अलग लोगों से मिले, क्योंकि इंटर स्कूल में जाते थे तो वहां नए बच्चों से मिलते थे, देन Right. और एक्सपोजर मिलता था. तो बिल्कुल. उसके बाद देन मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां से फिर नॉलेज में भी काफी हेल्प होती है. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी के लिए, दैट इज कम्युनिकेशन. सो वहां से मेरी कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव हो गई थी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करने की वजह से. तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मुझे बहुत हेल्प हो गई थी ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी की वजह से.
ऑलराइट भूमिका, जब एसएसबी के बारे में बात आती है तो एक तरह से हम अपने लेवल पे जो प्रिपरेशन कर सकते थे वो हम कर चुके होते हैं, बट जब हम जाते हैं प्रैक्टिकली तो वहाँ पे एक बहुत अलग एनर्जी ऑरा रहता है। सब बच्चे नाइसली ड्रेस्ड, कॉर्नर कॉर्नर तक अगर आप देखोगे, कोने कोने तक बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली सूटेड रहते हैं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज अब स्क्रीनिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ का सबसे बड़ा बैरियर 5 दिन पे रुकने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। तो व्हाट वाज द की फैक्टर जो आपने अपनी पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस किया स्क्रीनिंग में, जिसने आपको हेल्प किया? अलॉन्ग विद दैट, कहाँ पे आपने दूसरों की गलतियां देखी कि स्क्रीनिंग के अंदर बच्चे अगर ये नहीं करती तो शी माइट कुड हैव गॉट स्क्रीन्ड इन एज वेल। सो हम हर टास्क के रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, तो एक तरह से जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट एसोसिएट में। तो मैम आई थिंक स्क्रीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपकी प्रिपरेशन का क्या ही फायदा अगर आप आगे स्क्रीनिंग ही नहीं हो पा रहे हो। सो बिल्कुल। स्क्रीनिंग में बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है स्क्रीनिंग होना। आप हम्म। कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखोगे तो आप हो जाओगे। तो बिल्कुल। स्क्रीनिंग में वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड सेकेंड इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो हम्म। OIR में हमें दो बुकलेट मिलती है, वन इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल। तो राइट। उसमें लाइक अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन होते हैं, हमें 20 मिनट्स में करने होते हैं। सो राइट। उसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आपको हो जाएगा वो हायर ना। राइट। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ना क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना होता है। बिकॉज हाँ। मेरा भी ऐसा था कि जब पहला वाला सेट था उसमें मैंने 35 क्वेश्चन में पहुंची थी और हमारी मैम ने बोलता कि योर टाइम इज ओवर नाउ, यू हैव टू सबमिट। तो मेरे बच्चे थे लाइक 6 to 7 क्वेश्चन, मैंने कुछ भी भर दिया था ABCD। सो हाँ। मतलब कि सो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सो मे बी कुछ सही हो जाए। सो वो हम्म। चीज है। एंड फिर सेकंड वाला तो इजी होता है, वो टाइम में भी हो जाता है। सो वो हो गया था। इसके राइट। लिए आप बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो थोड़ी, जैसे डॉक्टर NK नटराजन की बुक है SSB इंटरव्यू, मैंने उससे रेफर किया था तो थोड़े उससे हो गए थे मेरे OIR। और राइट। टेलीग्राम पे भी हमें काफी कुछ मिल जाता है, DIPR जो सेट्स होते हैं ओरिजिनल, वो भी मिल हम्म। जाते हैं। कभी कभी वो मिल जाते हैं आपको SSB में, कभी कभी नहीं मिलते, मुझे तो नहीं मिले थे। बट फाइन, वो आप कर लेना, और बाकी बुक्स में आपको मिल जाएंगे OIR। तो OIR भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ट्राई टू कीप इट OIR 1 और OIR 2, जिससे हम्म। फिर आपकी स्क्रीनिंग ईजी हो जाएगी। देन हाँ। उसके बाद बात करते हैं तो PPDT की। PPDT इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ना। फर्स्ट थिंग इज वो आपको पिक्चर शो करते हैं ना। पिक्चर आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने पिक्चर ही ऑब्जर्व नहीं करी, स्टोरी अच्छी नहीं की, तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और इंडिविजुअल नरेशन का कोई फायदा नहीं है। सो बिल्कुल। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखो उसमें वगैरह, उनकी जेंडर देखो, उनका एज वगैरह तो आप देख रहे हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बैकग्राउंड, की बैकग्राउंड क्या है हम्म। पिक्चर का। लाइक फॉर राइट। एग्जाम्पल हमारी जो पिक्चर थी वो क्लास का बैकग्राउंड था, लाइक कॉलेज या स्कूल की क्लास का। जो लड़कियां जिन्होंने बनाया था, मतलब मोस्टली सबने बनाया था कॉलेज या स्कूल का कुछ चल रहा है वहां पे। बट हम्म। कुछ एक दो लड़कियां थी जिन्होंने कुछ और ही बना दिया था, तो फिर वो लोग मतलब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, कि सब लोग बोल रहे हम्म। हैं कि स्कूल राइट। कॉलेज है, बट आप कुछ और बोल रहे हो। सो हम्म। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड। फिर उसके हम्म। बाद आता है जब स्टोरी राइटिंग, आपको 5 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 1 मिनट आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। एंड एक बॉक्स होता है जिसमें आपको कैरेक्टर वगैरह फिल करना होता है, तो वो भी आपको अच्छे से करना पड़ता है, नीटली करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल। चेक होता है वहाँ पे। एंड स्टोरी राइटिंग के लिए आपको 4 मिनट्स मिलते हैं। सो हम्म। आपको पहले ही घर में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होता है कि लाइक 4 मिनट्स में आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए अच्छे से। सो आप हम्म। वैसे भी साइड टेस्ट में आप लाइक TAT में आप स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आप बिल्कुल। टाइमली प्रैक्टिस करो 4 मिनट्स, सो दैट इजिली आपकी हो जाए, मतलब स्टोरी रिटर्न हो जाए अच्छे से। सो बिल्कुल। आफ्टर दैट आपके पास काफी टाइम होता है, 20 to 30 मिनट्स होते हैं बिटवीन आप जब टेस्टिंग हॉल में स्टोरी लिखते हो एंड उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाते हैं। तो उसके राइट। बीच में जो टाइम होता है, आई विल सजेस्ट कि डोंट वेस्ट इट। आप 4-5 बार ना अपनी स्टोरी एक बार वो कर लो, नरेट कर लो खुद में, कि यू कैन प्रिपेयर दैट। क्योंकि मैंने तो 4-5 बार अच्छे से कर ली थी, क्योंकि जब आप स्टोरी बोलते हो बहुत सारे लोगों के सामने, तो आप फंबल ना करो। सो बिल्कुल। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसको। सो हम्म। व्हेन देयर इज इंडिविजुअल नरेशन, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मुझे काफी मेरे सीनियर्स ने भी बोला था, एंड काफी सारे लोगों ने बोला था कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे कॉन्फिडेंटली बोलना। सो बिल्कुल। जब मेरे लाइक मेरे इस साइड राइट साइड दो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो दे वर लुकिंग ओनली ऑन वन साइड। सो मैंने वो हम्म। रियलाइज किया कि मुझे सबको देखना चाहिए। एंड वन थिंग दैट डोंट लुक ऑन द एसेसर्स, बच्चे बहुत वो होते हैं, कीन होते हैं कि देखना है कि क्या लिख रहे हैं एसेसर्स, या हाँ। क्या उनके एक्सप्रेशन है हमें देख के। सो राइट। डोंट थिंक अबाउट दैट, लेट देम डू देयर जॉब, एंड योर जॉब इज टू जस्ट नरेट योर स्टोरी टू योर ग्रुप मेंबर्स। सो आप हाँ। उनको नरेट करो। तो मैंने तो
नंबर मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक हर एक के साथ आई कांटेक्ट करा था अपनी हम्म, स्टोरी में, and मैंने बहुत जोर से कॉन्फिडेंटली बोला था। एंड हम्म, इसमें एक स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो कि आप सब कुछ बोलो कि आपने क्या परसीव किया, एज, जेंडर एंड हम्म, मूड, आपका सब कुछ आप बोलो वहां पे, सब कुछ मेंशन करना है, एक्शन, उसके बाद अपनी स्टोरी बोलो। एंड उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट, मतलब आप बोलो उसको आराम से, ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो आप right, फंबल कर जाओ, आराम से बोलो। एंड अगर मतलब फ्रेशर अटेम्प्ट था तो उन्होंने मुझे रोक दिया था, जहाँ पे उन्हें मेरी स्टोरी समझ आ गई थी, उन्होंने बोल दिया था ओके अंडरस्टूड। तो आप right, आराम से बोलो, वो समझ, जब वो समझ जाएंगे तो वो आपको तब रोक देंगे। तो बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद जी, जी, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि पहले से तो ऐसा बोलते थे कि फ्रेशर्स के उसमें फिश मार्केट नहीं बनता है, रिपीटर से बनता है। बट अब सभी प्रिपेयर करके आते हैं तो ग्रुप फिश मार्केट तो बनता ही है, हर कंडीशन में बनता है फिश मार्केट ना। हाँ, उसमें क्या है कि अब बहुत सारी चीजें हैं कि आपको कैसे टैकल करना है, क्या बोलना है। अब हम्म, ऐसा भी नहीं है कि आप चुप रहो कि आप वेट करोगे मेरी चांस आएगी मेरी चांस आएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको बोलने का, खुद ही ढूंढना पड़ेगा बोलने का मौका हम्म, ग्रुप डिस्कशन में। सो हम्म, आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं बोल सकती हूँ बोलो। एंड जब कोई बोल रहा है तो आप सबसे बेस्ट चीज है आप उसमें ऐड कर लो कि एडिंग ऑन टू चेस्ट नंबर दिस, फिर आप अपना पॉइंट बोलो तो वो लोग सुन लेंगे। एंड आप अग्री भी करो कि एग्रीइंग ऑन टू चेस्ट नंबर दिस आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग टू मेक इट इज, आप अच्छे से सबकी स्टोरी सुनो। जब आप हम्म, सुनते हो ना तो आप, अगर आप रेफरेंस देते हो, मैंने जैसे चेस्ट नंबर 42 का रेफरेंस दिया था कि हम्म, शी मेंशन दिस इन स्टोरी, तो सबने फिर उसमें एग्री किया था। तो आप, उससे दिखता है कि आप अच्छे से सुनते भी हो लोगों को, ये नहीं कि बस आप बोलते रह रहे हो, आप सुनते भी हो, तो ये दिखता है। उसके बाद आती है मिस्टेक्स की क्या और कैंडिडेट्स ने करी। सबसे पहली चीज की, you have to speak loudly does not mean that you have to shout. There was one agree, candidate who was just shouting कि let me speak or everyone stop like this. ठीक है, आप एक बार बोल दो कि let us have a calm discussion, but don't shout कि मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो, आप बस यही बोलते जा रहे हो, आप जो मेन पॉइंट है वो बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, हम्म, तो शाउट तो नहीं करना है, एक वो चीज हो गई। हम्म, सेकंड थिंग इज, आपको मिसलीड नहीं करना है ग्रुप को। अगर ग्रुप एक डायरेक्शन में जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये लोग मेरी स्टोरी नहीं फॉलो कर रहे तो इट्स फाइन। एक दो बार आपने ट्राई किया तो वो लोग नहीं सुन, मतलब आपकी स्टोरी नहीं फॉलो करे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जाइए। ये नहीं कि नहीं नहीं मेरी चीज फॉलो करो, ऐसे करो, तो ये नहीं होगा हम्म, क्योंकि फिर वहां से दिखेगा कि ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये right, शो हो जाता है। तो क्योंकि बिल्कुल, वहां पे कैंडिडेट थी, हम लोग तो कुछ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ थीम ले जा रहे थे कि ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। एक हम्म, कैंडिडेट बोल रही थी कि हम वुमेन हाइजीन पे बात करते हैं, तो फिर वो नहीं हो पाई थी, दो शी वाज स्पीकिंग गुड, बट वो मिसलीडिंग हो गया ना, तो हम हम्म, मिसलीड नहीं कर सकते। बाकी right. आप ग्रुप के साथ चलो एंड फोकस ऑन अ कॉमन कंसेंसस, Right. दैट इज ओनली द थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रीन इन। भूमिका, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी जो आई थिंक डिस्कशन में और ऐड हो सकती है। पहली चीज़, वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर एसएसपी, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग से लेके पूरी दोपहर तक आपके टास्क होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो कंफर्टेबल कपड़े, इट्स नॉट नेसेसरी टाई लगाया नहीं लगाया, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो चीज़ आप करिए। हैव अ कंफर्टेबल हेयर स्टाइल्स ऑल्सो, बट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। ओके, लेट्स डू नॉट अप्लाई लिपस्टिक और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सर्विस, यू आर अप्लाइंग फॉर दैट थिंग जहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म चलता है। सेकेंडली, एज यू हैव सेड, OIR में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिल एज मच एज यू कैन, फिल ऑल ऑफ देम एंड यूज अ पेन जहाँ पे मोटे निब हो, ताकि आपको बबल्स फिल करने में अगर OIR शीट मिला है तो ईजी हो, दैट सेव्स योर टाइम। सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन और इफ आई टॉक अबाउट पिक्चर जब आती है, तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने, बिकॉज वी गो थ्रू सो मेनी कोचिंग्स एंड वी डिस्कस, एंड हम अपने दोस्तों से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। वो अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर माइन्यूट चेंजेस कर देते हैं, कई बार ओल्ड शेप बोलते हैं, कई बार सर्कुलर शेप बोलते हैं। तो आप अब पहले से प्री कंसीव्डली चीज़ें करके जाते हो कि आपको तो समझ में आ गया कि क्या लिखना है, बट ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में चेंजेस आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड वेन यू आर गोइंग, देन डू नॉट डिस्कस, बट वेन यू आर सिटिंग, तो पहले एसएसबी जाने से पहले कुछ चीज़ों का प्रिपरेशन रखें। वॉइस मॉड्यूलेशन, कितना तेज़ बोलना है, किस स्पीड से बोलना है, ताकि हर किसी को क्लियरली ऑडिबल हो, और कामनेस के साथ बोले। एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, टेक प्रॉपर पॉजेस, एंड हैव अ फ्रेंडली जेस्चर, डू नॉट इंक्लाइन योर बॉडी फॉरवर्ड टू मच और डू नॉट लीन इट, हैव अ स्ट्रेट posture. एंड इफ यू आर गोइंग, इफ एनी फीमेल इज गोइंग फॉर एसएसपी, उनके पैरों को प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। डू नॉट सिट लाइक गाइस, बिकॉज हम यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखते हैं, तो वाइड लाइक ओपन करके जैसे हम बैठ जाते हैं, तो यू नीड टू नो वेयर यू हैव टू सिट एंड हाउ यू हैव टू सिट। सो हैव दैट, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। स्पीक योर फैक्ट्स, कोई नहीं बोल रहा है तो ग्रुप को आगे लेके जाए। एंड उनके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एडिंग, एज यू हैव मेंशन्ड भूमिका, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीइंग कवर्ड बाय यू, लाइक एडिंग पॉइंट्स इन दैम, डू नॉट डिस्ट्रक्ट द जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बी कंस्ट्रक्टिव। हाउ यू कैन पिच योर स्टोरी वंस, बट अगर कोई एग्री नहीं कर रहा है तो इंक्लाइन योर स्टोरी टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहाँ पे सभी बोल रहे हैं, and rest, it's a matter of luck also in some of the way or the other.
आई मीन उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस कैसा गया है, वो सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्क्रीनिंग के बारे में हमने लगभग हर चीज़ डिस्कस कर लिया है। भूमिका, लेट्स टॉक अबाउट साइक टेस्ट। अब ये ऐसा टेस्ट है, यहाँ पे यू डोंट मीट साइकोलॉजिस्ट, बट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। पर यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव सुनते हैं हम कैंडिडेट्स के थ्रू, एंड जहाँ पे भी हम जाते हैं दोस्तों से मिलते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स बड़ी नॉर्मल आती हैं, बट कैंडिडेट्स इसको कुछ ना कुछ एक्शन डालना है सुनने के चक्कर में कुछ भी बनाते हैं। यू हैव सेंड मी 2 ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एंड आई थिंक ये हर तरह के नेगेटिव को कवर करेगा। फर्स्ट पिक्चर विच इज शोन टू कैंडिडेट्स इज रिगार्डिंग शिप। सो हाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड हाउ यू विल परस्यू, इन टर्म्स ऑफ creating a story around it, and how you're going to put action to this one? Okay, so मैम द पिक्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसमें क्या है कि एक शिप है, मतलब बोट टाइप की है, उसमें दो लोग हैं एंड दे आर जस्ट बोटिंग, राइट। Right. सो अब कुछ बच्चे क्या होता है कि हमें एक्शंस डालने हैं, सो दे व्हाट दे डू इज कि वो पहले खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड देन खुद ही उसे सॉल्व कर लेते हैं, खुद ही हीरो बन जाते हैं एंड दे थिंक दैट दे हैव रिटन अ गुड स्टोरी। बट Right. इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है तो व्हाई टू ब्रिंग नेगेटिविटी। सो दे विल राइट दैट कि एक एक वन ऑफ देम फेल देयर एंड वो डूब गया, देन दूसरा जो Mhm. पर्सन है उसने उसको इवैक्यूएट किया एंड लाइक दिस दे ऐड एक्शंस एंड ऑल। बट इट्स नॉट नेसेसरली हम क्यों डालें उसमें नेगेटिविटी। जस्ट अज्यूम कि आप खुद जा रखे हो उस प्लेस में एंड व्हाट ऑल यू आर डूइंग इन अ बोटिंग, सो आप उसको एक्शन से आप ब्यूटीफुल बना सकते हो, अपनी स्टोरी को कैची बना सकते हो। लाइक आपने पहले आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, आप जो जिसके साथ जा रहे हो, तो पहले आप सर्च करोगे इंटरनेट में कि हम इस प्लेस में जाएंगे, देन यू आस्क परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये सब एक्शंस है ना, छोटे छोटे एक्शंस आप लिखो इनको कि Mm. फिर उसके बाद वी वेंट टू दैट प्लेस, हमने अपने साथ फूड कैरी किया, हमने डिसाइड किया कि हम पिकनिक में जाएंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कहीं पे जाने की बात करो ना, आप तो जगह का नाम मेंशन कर दो, एग्जाम्पल दे दो, तो वहां से जो हमारे साइक होंगे वो खुश हो जाएंगे कि अच्छा ये जगह भी लिख रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोटिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप लिख दो कि हम मसूरी जा रहे हैं या ऋषिकेश जा रहे हैं, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं ये सारी चीजें मेंशन करती हूँ मैंने वो जगह विजिट करी है, हमने फ्लोरा के बारे में जाना, फौना के बारे में जाना। एंड देन आप पूरा लिख सकते हो कि हमने उस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में हमने लर्न किया वहां से कि उस प्लेस की क्या क्या हिस्ट्री है। सो आप ना इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो इसको कि हमने इतना बोटिंग करी वहाँ पे, हमने और लोगों को देखा वहाँ पे, वहां से फॉरेन से भी लोग आए थे। इस टाइप से आप डाल दो उसमें स्टोरी में, जितने एक्शंस डालोगे उतनी अच्छी स्टोरी होगी, जितना आप तड़का लगाओगे उतना अच्छा खाना बनेगा। तो वही चीज है कि अच्छे से आप बहुत सारे एक्शंस डाल दो, उस एक्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर जब आपका खत्म भी हो गया यहाँ पे कि बोटिंग हो गई, उसके बाद भी आप लिख सकते हो कि हम और जगह भी गए उसके बाद आप लिख सकते हो कि हम जब वापस आए तो हमने इसमें एक आर्टिकल लिखा, हमने एक आर्टिकल इंटरनेट पे डाला कि यार कि हमारा कैसा रहा वहां पे विजिट। तो ये सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसमें नेगेटिविटी डालो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पिक्चर। Bhumika, there's another picture of hospital as well. What do you have to say about this particular picture? या सो मैम नाउ द थिंग इज कि अब बच्चे सोचते हैं कि हमें पॉजिटिविटी ही रखनी है, तो वो इग्नोर कर देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर है, इसमें हॉस्पिटल में वी कैन सी दैट देयर इज अ डेड बॉडी। अब बच्चे क्या कर देते हैं, इसको उन्हें दिख रहा है डेड बॉडी है बट वो ऐसे दिखा देते हैं कि नहीं ही इज और शी इज गोइंग फॉर अ सर्जरी। या फिर कोई और पिक्चर है जिसमें घर में ऐसे डेड बॉडी आ रखी, तो वो ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसे सोया हुआ है, मतलब अगर कोई अल्कोहलिस्ट है तो वो ऐसे ब्लैंकेट कवर करके सोया है। क्योंकि मेरे फ्रेंड, मतलब मैं एक दो बच्चे हैं वो ऐसे बोलते हैं। तो बट ऐसा नहीं करना हमें, अगर आपको दिख रही है देयर इज नेगेटिविटी इन द पिक्चर, सो आप उसको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप टैकल करो उसको, एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है, फिर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलके एक दूसरे को कैसे कंसोल किया, देन वी कैन राइट दैट कि हमने उनकी फ्यूनरल की कैसे अरेंजमेंट करी। उसके बाद कुछ बच्चे हम यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन लिख सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, हम यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन भी मेंशन कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंक कि अगर नेगेटिविटी है तो उसको आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दो, सो आपकी स्टोरी अच्छी बन जाएगी। ओके, आई मीन आई थिंक टीएटी के एसोसिएट में किस तरह से एक्शन डालने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। भूमिका, नाउ विल टॉक अबाउट इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एंड यहाँ पे इतने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज कई बार देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट बिकम्स वेरी एविडेंट ऑन आवर फेस ऑल्सो, बिकॉज वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन आंसरिंग देम. Your interview went up to 45 minutes. They have asked you very interesting and tricky questions. How exactly you handle them? So talking about the interview, so I think interview is something you can already prepare थोड़ा बहुत। जैसे if you are at home, so first of all I think you should work on your PIQ। आप पहले 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लो कि मुझे PIQ कैसे भरना है। आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उसको कॉपी उसकी निकाल लो, देन आप देख लो उसको कैसे भरना है। यू शुड नो कि आपको क्या क्या चीजें उसमें रखनी है। देन 2 things आर देयर,
दो टाइप के लोग होते हैं। पहले की जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को, तो वो लोग फालतू में ना कुछ भी डाल देते हैं कि ये हम्म। भी लिखो वो भी लिख देते हैं, और लास्ट में वो फंस जाते हैं अपने ही उसमें। क्योंकि आप 45 मिनट्स तक उनके साथ हो तो वो देख लेते हैं कि यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग ऐसे करके। एंड दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा होता है, बट दे आर अफ्रेड ऑफ राइटिंग, कि कहीं मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछ ले। क्योंकि आई हैव Okay. मेट पीपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो पूछते थे कि मैंने तो ये भी खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, बास्केटबॉल भी खेला है, मैंने खो खो भी खेला है, तो मैं लिखूं या नहीं लिखूं। सो यू शुड राइट दोज थिंग्स, तो इंटरव्यू विल सी कि हाँ ही हैज मच एक्सपोजर, ही और शी हैज मच एक्सपोजर। सो Right. क्योंकि आपको प्रिपेयर तो करना ही है, डायमेंशंस वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप वो सब प्रिपेयर कर सकते हो, एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली आंसर। एंड Right. कमिंग टू माई इंटरव्यू, सो उन्होंने सबसे पहले मेरे को मेरे प्लेस के बारे में पूछा, एंड आई नोटिस वन थिंग कि मैं जितना उनको बता रही थी वो मेरे को उतना डीप में पूछते जा रहे थे। सो Right. मैंने उनको रानीखेत के बारे में बताया, जहाँ आई एम प्रेजेंटली लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 12 years। सो ही Hmm. आस्क्ड मी दैट अबाउट इट कि क्या क्या है वहाँ पे, तो मैंने उन्हें बताया। तो यहाँ पे एक मतलब आर्मी की यूनिट भी पोस्टेड है। सो ही आस्क्ड मी दैट अबाउट दैट ऑल्सो, तो मैंने उनको ग्राउंड के नाम बताए यहाँ पे कि किसी मेजर सोमनाथ शर्मा के नेम पे यहाँ पे ग्राउंड है। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि हु वाज ही, उनके बारे में सब कुछ। फिर मैंने उन्हें बताया कि वो परमवीर चक्र एक अवार्डी, Hmm. एंड बाकी फिर मैंने उन्हें बताया क्या क्या फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्यों मिला उन्हें, फिर मैंने ये भी बताया। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने कहाँ पे फाइट की, मतलब जितना मैं आंसर कर रही थी वो मेरे को उतना डिटेल में पूछते जा रहे थे। सो Right. उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एजुकेशन में पूछा, एजुकेशन में ही मतलब 8th क्लास से 12th क्लास तक सब कुछ पूछा, एवरीथिंग, ही कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। उसके बाद वो फैमिली पे आते हैं, फैमिली की बैकग्राउंड वगैरह, कौन कौन है फैमिली में, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। देन Hmm. उन्होंने मेरे को फैमिली में एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, सबसे पहले आप किसके पास जाओगे। सो मैंने बोला कि सर आई गो टू माई मदर फर्स्ट। तो बोलते कि क्यों, यू डोंट हैव गुड रिलेशन विद योर फादर, व्हाइल यू नॉट गो टू योर फादर। तो I told, no sir, it's not like that, I share my things with my father also, but सबसे पहले I'll go to my mother because I have been living with more with my mother, क्योंकि मेरे father is in army, so I live मतलब he comes to for 1 or 2 months in a year, so that is why I'll go to him। तो वो satisfy हो गए थे कि चलो ठीक है। Hmm. फिर उसके बाद वन क्वेश्चन वाज लाइक, पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि इन विच एक्टिविटीज आर यू इंक्लूडेड इन होम। सो आई Hmm. टोल्ड हिम लाइक ग्रोसरी, ब्रिंगिंग द ग्रोसरीज, क्लीनिंग वर्क, हेल्पिंग इन द किचन और गोइंग टू द बैंक, ये सब सारा काम होता है। सो Hmm. ही सेड ओके ब्रिंगिंग द ग्रोसरीज। सो ही सेड देन ही गेव मी अ सिचुएशन हियर, एक सिचुएशन टाइप का क्वेश्चन दिया उन्होंने मुझे, दैट यू वेंट टू योर शॉपकीपर एंड योर मदर आस्क्ड टू ब्रिंग योर फेवरेट वेजिटेबल, सो व्हाट इज इट। मैंने बोला सर लेडी फिंगर। So he was like, no, no, your mother want to cook cauliflower. So you went there and you selected one cauliflower and he weighed it. So it was 650 ग्राम। तो Hmm. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर बताया आपको 1 kg इज फॉर 30 रुपीज, सो हाउ मच विल यू पे। तो Hmm. मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से आंसर कर देती हूँ कि 30 का हाफ 15 होता है, सो अराउंड 18 होगा। मैंने Hmm. बोला सर 18। He's like, no, 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 he don't want a penny more or a penny less. So tell me exactly. So फिर Okay. मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बताया सर 19.5 रुपीज। सो बोलते हैं अच्छा ठीक है, यू आर राइट, बट डोंट यू थिंक यू टुक टाइम। सो वो Hmm. ऐसे ना प्रेशर डालने के लिए बोलते हैं ये सब चीजें, कि आप थोड़ा प्रेशर में आ जाओ, नर्वस हो जाओ। मैंने बोला यस सर आई टुक टाइम। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने Hmm. क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जितना टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, माइंड में कैलकुलेशन चल रही होती है उस टाइम पे, तो मैंने Right. बता दिया था। Hmm. उसके बाद वो आपकी हॉबीज में आते हैं, तो वो हॉबीज में सिंस मैंने रनिंग साइकिलिंग वगैरह डाली थी, तो मुझे पता था मेरे पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से। एंड ठीक है, कुछ लोग डरते हैं इसीलिए डालते ही नहीं अपना रनिंग, जबकि वो लोग इतनी ज्यादा रनिंग करते हैं, मैं तो फिर भी कम रनिंग करती हूँ। तो वो Hmm. फिर भी ज्यादा रनिंग करते हैं, फिर भी नहीं डालते, बिकॉज वही अफ्रेड, दे आर अफ्रेड कि वो लोग ना कि आयो हमसे ये ना पूछ ले इनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बट ठीक Hmm. है, इफ इज आस्किंग यू, मतलब वो आपको ग्रिल कर रहा है, वो और आपको और ज्यादा मार्क्स दे रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है। राइट, सो वो उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है हाउ मच यू रन। मैंने बोला सर लाइक यूजुअली 3 किलोमीटर्स फॉर 16 to 17 मिनट्स। तो Hmm. उन्होंने बोला कि लेट अस अज्यूम इट 15 मिनट्स। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया कि आप इतना डिस्टेंस रन कर रहे हो इतने टाइम में। फिर उन्होंने मुझे बोला आप अब मुझे स्पीड बताओ, वो किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो फिर Hmm. मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी किलोमीटर पर आवर में वो कन्वर्ट करने में, फिर मैंने मैनुअली कैलकुलेट कर रहा था। तो मैंने बता दिया था, तो फिर उन्होंने फिर से मुझे फिर पूछा कि व्हाई डिड यू टेक सो मच टाइम। मैंने बोला, फिर मैंने बता दिया था सर फर्स्ट आई कैलकुलेटेड इट फ्रॉम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो होता है फिजिक्स में, फिर मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया। तो इट वाज Hmm. लाइक ओके। फिर हॉबीज में भी वो लोग काफी कुछ पूछते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे मैंने डिबेट अपना एक्स्ट्रा को करिकुलर में रखा था, तो उन्होंने वहाँ पे भी पूछा था कि कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या टॉपिक्स थे। उन्होंने मेरे से सारे टॉपिक्स पूछे जितने भी डिबेट्स थी, तो मैंने Right. सब बता दिए थे। फिर एक टॉपिक था मेरा जहाँ पे
G20 एक टॉपिक था, तो मुझे उन्होंने बोला कि टेल मी व्हाट वर योर सॉलिड 3 पॉइंट्स सिंस यू वर स्पीकिंग अगेंस्ट द मोशन। तो 3 पॉइंट्स बताओ। तो उन्हें, क्योंकि मेरे वो बहुत पहले हुई थी डिबेट, तो मुझे मतलब मुझे याद था, क्योंकि जब मैं एसएसबी जाने वाली थी तो हम्म। उससे पहले मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी डिबेट्स की, तो मैंने सुन ली थी एक बार कि मैंने बोला क्या है, कहीं पूछ ना ले, और उन्होंने ओह पूछ माय लिया था गॉड। मेरे से। तो ओके। मैंने 3 बता दिए थे उन्हें पॉइंट्स, तो ही वाज लाइक सेटिस्फाइड कि ठीक है फाइन। हम्म। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो फ्रेंड्स क्वालिटीज वगैरह होती है, मुझे लगता है वहाँ पे। तो एक बिल्कुल। बार आपको अपने फ्रेंड से बात करके अपनी क्वालिटीज वगैरह लिख लेनी चाहिए। जैसे वो पूछते हैं कि आपको फ्रेंड को क्या लगता है कि आप में क्या क्वालिटीज है, आप में क्या वीकनेसेस है, और आपको क्या लगता है कि उनमें क्या क्वालिटीज है, उनमें क्या वीकनेसेस है। तो ये भी बिल्कुल। उन्होंने पूछा था मेरे से, एंड ये मैंने बता दिया था सब कुछ। फिर हम्म। उसके बाद उन्होंने मेरे को करंट अफेयर्स पूछा था, जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत 5-6 मिनट तो आराम से करंट अफेयर्स पूछे थे। तो उन्होंने मेरे को सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या टॉपिक्स आपने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर किया एसएसबी के लिए। तो मतलब हम लोग ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स बोलेंगे तो वो सोचेंगे कि अच्छा इसने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। बट फिर वो हम्म। जब डिटेल में जाते हैं तो फिर वो आपके लिए हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने पढ़ा वही बोलो। तो मैंने पहले इंडिया से स्टार्ट किया कि सर इलेक्शंस वगैरह, मैंने इंडिया के रिलेशंस बोले। मैंने ज्यादा कंट्रीज के साथ नहीं पढ़े थे, मैंने चाइना के साथ, रशिया वगैरह के साथ बोला। तो हम्म। ये बताया मैंने। फिर लास्ट में मैंने बोला सर सीरियन क्राइसिस। हम्म। तो अच्छा, फिर उन्होंने सीरियन, क्या सीरियन क्राइसिस के बारे में बताओ, मुझे पूरा बताओ क्या हुआ सीरिया में, क्या हो रहा था, कब से चल रहा है। मैंने बताया सर सिविल वॉर चल रही थी ये सब। फिर हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन थे प्रेसिडेंट, कहाँ गए, फिर मैंने बताया सर रशिया गए वो। फिर क्यों गए वहां से, मतलब वो रशिया क्यों भागे, कहीं और क्यों नहीं गए। मतलब वो हम्म। डिटेल में पूछते जा रहे थे, पूछते जाते बिल्कुल। मुझे बोला कि सीरिया के नेबर्स बताओ, उनके रिलेशंस बताओ और कंट्रीज के साथ। तो मैंने बताया। फिर मैं पॉइंट वहां पर स्टॉप, जहाँ पे उन्होंने मुझे सीरिया और इसराइल के बारे में कुछ पूछा था, जो हम्म। मुझे नहीं आया था वहां पे। तो फिर उन्होंने बोला नाउ चेक इट। मैंने बोला ओके सर, मतलब जब तक आपको नहीं आता है ना, वो तब तक ग्रिल करते जाते हैं। ये बिल्कुल। था। फिर मैं वो टाइम भी देख रहे थे बार बार। उसके बाद बस मेरा ये था। फिर उसके बाद मेरे को क्वालिटीज आए कि खुद से बताओ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या वीकनेस है। सो हम्म। मैंने उनको बताई क्वालिटीज, तो मैंने बता दी थी, क्योंकि क्वालिटीज तो सब बता ही देते हैं फटाफट। मैंने कहा, सर कम्युनिकेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी है, ये सब हम्म। मैंने बता दिया था। देन ही केम टू वीकनेस। तो वीकनेस में मेरे को पहले भी डाउट था कि मैं क्या बोलूंगी। तो एक तो मैंने सोशल अवेयरनेस बोला, सर आई थिंक दैट आई एम नॉट दैट गुड इन सोशल अवेयरनेस, एंड मुझे टाइम लगता है थोड़ा सोशल अवेयरनेस वाला पार्ट लर्न करने में या राइट। जानने में। सो ही वाज लाइक ओके फाइन, एक और बताओ। फिर मैंने बताया। तो मैंने सोचा कि फिजिकल वाला बोल देती हूँ, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं है मेरा फिजिकल। मतलब हम्म। ऐसा फिजिकल फिटनेस, आई थिंक आई शुड वर्क मोर ऑन माई फिजिकल्स। सो ही वाज लाइक सीरियसली डू यू थिंक दैट यू लुक सो गुड, एंड then after that he said that you run 3 kilometers in 18 minutes, मतलब उन्होंने हम्म। 18 मिनट बोला, 3 किलोमीटर in 18 minutes. So don't you think you are physically good, and why do you want to increase, मतलब enhance? मैंने बोला yes sir, I know that I do this much, but I want to make it 5 kilometers in 20 minutes. So he started laughing. चलो okay fine. फिर उसके बाद he was like कि tell me more weaknesses. हम्म। भूमिका टेल मी मोर वीकनेसेस। मैंने बोला सर आई थिंक फॉर नाउ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम पे क्या बोलूं। मैंने बोला सर आई थिंक फॉर नाउ दीज आर द ओनली 2 वीकनेसेस। हम्म। सो ही वाज लाइक आर यू श्योर, आर यू श्योर, 3-4 बार बोला उन्होंने मुझे आर यू श्योर। मैंने बोला यस सर आई एम श्योर। सो लाइक राइट। ओके नाउ यू कैन गो। सो दैट्स हाउ माय इंटरव्यू गॉट ओवर। All right. My God, Bhumika, how beautifully you have handled your situation. But I would just add few of the things how somebody can prepare for personal interview. एक डायरी के अंदर अपना पीआईक्यू फॉर्म जो आपने फिल किया है उसके साथ में उसको अटैच कर लो, और हर चीज़, चाहे वो आपकी सिटी हो, सिटी के अंदर कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या चीज़ फेमस है, वेदर से लेके कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, किस तरह की लोगों की लाइफस्टाइल है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू जॉइन एनडीए, एनडीए कहाँ पे है, क्या क्या, मतलब बेसिक बेसिक एनडीए की चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग है वहाँ पे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से अवेयरनेस होना चाहिए। थर्डली, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग आर्मी, तो आर्मी की एनसीओ से लेके पूरी कमीशन रैंक से सारा स्ट्रक्चर आपको पूरा क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। एंड नॉट ओनली आर्मी बट ऑल्सो नेवी एंड एयरफोर्स, उनका भी कोरिलेशन पता होना चाहिए। अगर नेवी की कैप्टन रैंक है तो आर्मी की किसके लिए, किसके बराबर इक्विवेलेंट होगी, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली, इफ़ यू टॉक अबाउट जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वो हमने कवर ऑलरेडी कर ही लिया है। रेस्ट, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, कहाँ से स्कूलिंग किया है, वहाँ की क्या क्या चीज़ें पॉपुलर हैं, कहाँ से जो जो आपने स्पोर्ट्स भी किया है उसके एसोसिएट में कौन बेस्ट प्लेयर है, किस किस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत चीज़ें बेसिक हो जाती है। एंड गैलेंट्री अवार्ड्स, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स, किन किन को मिला है और क्या इनका क्रोनोलॉजी है, किसको किस सिचुएशन पे मिलता है। एंड दीज the last and the foremost is your state, because the place you are staying plays very vital role in transforming you. So उसके बारे में भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता होनी चाहिए। Bhumika, rest, as I've said, you have beautifully covered your personal interview. Like he was trying to put pressure on you in the middle of interview,
तुम बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट फिर वही बीइंग फर्म कि ठीक है मैंने जो कैलकुलेट किया है वो सही है, एंड देन उनको वो चीज़ बोलना, वहाँ पे वो कामनेस काफी बच्चों की चली जाती है। एंड यस जीटीओ मैम। इज योर फेवरेट, एज यू हैव मेंशन मी जब हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यस जीटीओ मैम। के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जीटीओ में बहुत सारे टास्क हैं, एंड अगर हम एक एक टास्क पे डिस्कशन करने लगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस विच आर 2 to 3 टास्क विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जहाँ पे कैंडिडेट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट यू हैव योर ओन रीजंस टू हाईलाइट कि ये टास्क इस रीजन से इंपॉर्टेंट है, सो कैन यू मेंशन फ्यू ऑफ देम? ओके, सो मैम जीटीओ में बहुत सारे टास्क होते हैं, बट आई थिंक जो स्टार्टिंग के टास्क होते हैं ना, जीटीओ हम्म। वहीं पे अपना माइंड बना लेते हैं, वो आप मतलब फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होता है, तो जीटीओ मतलब आप जीटीओ के साथ भी आपका फर्स्ट वो होता है इंट्रैक्शन, एंड आपके ग्रुप के साथ भी आप पहली बार परफॉर्म कर रहे होते हो। तो आई राइट। थिंक जो स्टार्टिंग के टास्क होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन। आई थिंक राइट। ग्रुप डिस्कशन में आपको बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो वहाँ पे आपको 2 टॉपिक्स देते हैं, एंड आपको फिर उसमें एक टॉपिक के अंदर 3 लीड्स मिलती है, तो मुझे लगता है कि एक लीड को ही लेके चलना चाहिए हमें पूरे ग्रुप डिस्कशन में। एंड आई थिंक मेरे ग्रुप में तो सबने एक अपनी वाली लीड को ही मतलब फॉलो करा था। देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में अगेन सब लोग तैयारी करके आए, तो थोड़ा बहुत फिश मार्केट स्टार्टिंग में बनता है। सो वहाँ पे ट्राई करना कि आप बोल तो रहे हो, खुद भी बोल रहे हो, बट आपको देखना है कि और लोग भी बोल रहे हैं, मतलब आपको मौका देना चाहिए और को भी, क्योंकि बिकॉज मैंने तो बोला था कि ओके आई थिंक नाउ चेस नंबर 12 वांट टू स्पीक समथिंग, मतलब वो बोलना चाह रही थी, बट सब लोग बोल रहे थे तो कुछ नहीं बोल, मतलब ऐसे बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोला ओके चेस नंबर 11 वांट टू स्पीक समथिंग या 12 वांट टू स्पीक समथिंग। एब्सोल्युटली। जैसे फिर आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट ऑल्सो ग्रुप में, मतलब ग्रुप मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि बिल्कुल। इट इज ग्रुप टास्क, तो आप जितना ज्यादा अच्छे से मैनर मैनर में रहोगे यहाँ पे, क्योंकि पढ़ के तो सभी आते हैं, नॉलेज सबको होता है ग्रुप मतलब जो भी होता है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते वो टॉपिक्स, बिल्कुल। इजी इजी होते हैं, बेसिक बेसिक होते हैं, अपने व्यूज ही शेयर करने हैं। और ऐसे तो हम्म। है नहीं कि वहाँ पे कुछ कॉमन कंक्लूजन में आना ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ पे इज जस्ट योर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एंड तो राइट। आप एग्री कर सकते हो, आप भले ही कोई दूसरी लीड पे ही बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो यस आई थिंक यू आर राइट यहाँ पे, बट आई थिंक लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, तो वो ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि बाकी ग्रुप से हमने जब बात की तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा फिश मार्केट बन रहा था ये, ऐसे मतलब ऐसे कोई तो चिल्ला भी जा रहा था, समवन वाज शाउटिंग। तो मैंने बोला "हाँ, नहीं हमारा तो काफी पीसफुली हो गया था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि मतलब अगर कोई ज्यादा भी बोल रहा था ना हम रोक ले रहे थे, ओके चेस नंबर 10 आई थिंक नाउ चेस नंबर 14 शुड स्पीक, ऐसे करके। राइट। तो अच्छा खासा हमारा डिस्कशन हो गया था। ओके। उसके बाद इसीलिए मुझे लगता है हमारे ग्रुप से ही 3 लड़कियां रिकमेंड हुई थी, बाकी से मतलब कि एक से तो हुई भी नहीं, कोई भी नहीं हुआ, एक से मतलब कम हुई थी, हम्म। ऐसे करके। तो आपका ग्रुप मैनर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप डिस्कशन पहला टास्क है, पहली बार जीटीओ आपको देख रहा है तो आई थिंक यू हैव टू कॉन्फिडेंटली स्पीक, एंड आपका मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। हम्म। सेकेंड है जीपी। जीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी क्वालिटीज दिखती है, आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दिखती है जीपी में, कि आप हम्म। कैसे प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। फिर उसमें अगेन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, तो आप कैसे सॉल्यूशन बना रहे हो, आप कैसे अपना पॉइंट रख रहे हो, कैसे सब कुछ कर रहे हो आप, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीपी में आई थिंक सबसे पहले जब जीटीओ आपको आपका जो मॉडल है वो दिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो हमें अच्छे से वो देखना चाहिए, आप सब कुछ अच्छे से हम लोग पहले ही देख लेना चाहिए। मतलब मैं ना जब जीटीओ में समझा रहे थे वहां पे, तो मैं पहले ही वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर लेती कि अच्छा इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। जैसे हम हम्म। पहले से प्रैक्टिस कर रहे तो पता होता है ना बिल्कुल। कि कुछ तो हम्म। प्रॉब्लम होगी, हमें कहीं तो जाना ही पड़ेगा, तो पहले ही कैलकुलेट कर लेती थी कि अच्छा यहाँ पे कम डिस्टेंस है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम यहाँ जाएंगे, ऐसे करके। तो फिर ठीक। इसके बाद उसमें फिर वो आप कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स को कि आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर हम्म। उसका एक फॉर्मेट हो, मतलब एक फॉर्मेट तो क्या, पर एक इजी फॉर्मेट होता है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो कि प्रायोरिटीज लिख दो, फिर रिसोर्सेज, फिर उसके हम्म। बाद सॉल्यूशन वगैरह, आप ये सब लिख लो। और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या क्या रिसोर्सेज है और क्या क्या हम एज्यूम कर सकते हैं एक प्लेस में, क्योंकि बिल्कुल। मोस्टली वो रूरल एरियाज का होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज वो देंगे तो वो तो इजिली हो जाएगा कि फोन कर लो, ये कर लो, यहाँ से हाँ। मंगा लो, रैपिडो कर लो, ये कर लो, तो इसलिए वो रूरल एरियाज ही देते हैं हमें। तो बिल्कुल। वहाँ पे फिर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी सब बंद कर देते हैं, फोन कनेक्टिविटी, तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा बहुत एज्यूम कर सकते हो रिसोर्सेज, एंड हम्म। वहाँ से आप अच्छे से जिस तरीके से आप लिख रहे हो, आप ग्रुप डिस्कशन में भी उसी तरीके से एंटर करो, वो इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्कुल। सीरीज में चलो आप, क्योंकि मुझे पता है जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सब लोग ओके फ्रेंड्स प्रायोरिटीज ये होंगी वो होंगी, तो सबसे पहले आप मतलब ठीक है कोई प्रायोरिटीज कुछ बोल रहा है तो ठीक है, आप बस उनको अगर असेंबल कर रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है हमारी प्रायोरिटीज हो गया, हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि वो मतलब आपको जितना आप आगे ले जाओगे धीरे धीरे उतना अच्छा है। तो डोंट ऐसा मत सोचो कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आप रखो अपनी बात, सुन रहे तो अच्छी बात है, बट ग्रुप को आगे ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम्म। उसके बाद एक लड़की थी, मतलब ऐसा था कि मेरी और उस लड़की की प्रायोरिटीज मतलब मैच कर रही थी, हम्म। मतलब हमारा सेम ही था पॉइंट ये है, बट बाकी पूरे ग्रुप की अलग ही थी प्रायोरिटीज। तो पहले हम्म। मैंने रखा अपना पॉइंट, उसने भी रखा।
मैंने बोला ठीक है चलो ग्रुप के साथ चलते हैं। वो कह रही नहीं नहीं, चेस नंबर 13 आई थिंक हम दोनों का पॉइंट सेम है, वी कैन गो विद दिस। मैंने बोला नहीं, चेस नंबर 10 आई थिंक हम इनके साथ चलते हैं, वट एवर दे आर सेइंग आई थिंक ये राइट है, वैसे भी हमें सॉल्व तो करनी है प्रॉब्लम सारी। स्टिल शी वाज लाइक नो नो नो, Oh my आई God. थिंक आई स्टिल थिंक। तो फिर उसके बाद जब हम लोग आधे में पहुंच गए थे, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एक बार फिर से सोच लो हम इसके साथ जाए या नहीं जाए। फिर वो हो जाता ना, तो जीटीओ ने देख लिया था कि कोऑपरेटिव नहीं है करके, वरना उसके आइडियाज काफी अच्छे थे, मतलब पीजीटी में मैंने Hmm. नोटिस किया था। सो दैट इज वाई मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं हुए होंगे क्योंकि कॉपरेशन दिख जाता है वहां पे। सो ये Right. चीज हो गई है। उसके बाद मुझे लगता है आपको ना बेसिक चीजें, हर एक चीज मेंशन करनी चाहिए जब आप सॉल्यूशन दे रहे हो, क्योंकि एक तो होता ही है उसमें केस की कोई इंजर है। तो फॉर Right. एग्जाम्पल उसने दिया कि इंजर है जीपी में, तो Mhm. कोई क्या लिखेगा कि वो हम लोग गए उसके पास, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके घर Mhm. वालों को बुलाया, दैट्स इट। बट अगर आप उसमें डिटेल्स ऐड करोगे, हम उसके पास गए, हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स था, या हमने फर्स्ट एड दिया Mhm. उसको, सीपीआर दिया Right. हमने उसे बैंडेज दिया, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करी, अगर आप छोटी छोटी चीजें लिखते हो ना तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये Right. सब आप ग्रुप डिस्कशन में भी बोल दो, अगर आप लिखने का टाइम नहीं होता क्योंकि 10 मिनट्स का होता है, तो बोल दो, Mhm. तो वो काफी इम्पैक्ट हो जाता है। सो Right. ऐसे करके जीपी भी इंपॉर्टेंट होता है। Mhm. एंड उसके बाद जीपी के बाद होता है पीजीटी। Mhm. पीजीटी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पहला ग्राउंड टास्क होता है जिसमें आप कुछ फिजिकली कर रहे होते हो। एंड Mhm. उसमें ऐसा होता है कि मतलब 8 से 9 लोग होते हैं ग्रुप में, तो सब लोगों के पास कुछ ना कुछ आइडियाज होगा, सब लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। तो Mhm. डोंट वरी कि पहले उसमें मुझे ही मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती करने को। कोई आइडियाज देगा, कोई हेल्प करेगा, कोई रस्सी उठाएगा, कोई रस्सी Mhm. बांधेगा, Right. राइट, कोई लोड उठाएगा, हमारे पास लोड भी होता है। तो Mhm. मैंने तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने देखा कि सब बस कूद गए थे कि मुझे करने दो मुझे करने दो। मैंने तो चुपचाप लोड पकड़ लिया था उस टाइम पे कि चलो लोड को भी तो देखना ही है किसी को। तो Mhm. वहां पे फिर जीटीओ ने हमसे पूछ लिया था कि व्हाट आर योर आइडियाज, तो एक एक करके हमने आइडियाज बताया, तो मैंने भी बता दिया था। Mhm. उसके बाद पीजीटी में धीरे धीरे डिफिकल्टी ऑफ टास्क बढ़ते जाती है, तो Mhm. हमें यहाँ पे भी धीरे धीरे फिर कम होते जाते हैं बच्चे जो आइडियाज देते हैं, फिर सोचने लगते हैं धीरे धीरे आइडियाज। यहाँ पे भी कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि Right. हम लोग कुछ इंप्लीमेंट करें बट कोई और कैंडिडेट कह रहा है कि ये चीज इंप्लीमेंट करो, पर एक बार फिनिश करने दो। अगर आपको लगता है कि कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन्हें पहले फिनिश करने दो। अगर वो वर्क नहीं कर रहा फिर आप अपना आइडिया ही दो, ये नहीं कि मेरा आइडिया ही इम्प्लीमेंट करो, कि जरूरी नहीं कि सबका आइडिया इम्प्लीमेंट हो। बट वो जीटीओ हमारे काफी अच्छे थे, उन्होंने सबसे एक एक करके पूछ लिया था कि आपका आइडिया क्या है, आपका आइडिया क्या है। तो हाँ. वो चीज है, तो यहाँ पे भी कॉपरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड Right. चीज जो मुझे लगता है मेरे को काफी हेल्प की जिस चीज ने, वो थी रस्सी, मतलब जो रोप था। मुझे रोप बांधना अच्छे से आता था, तो वो लोग मुझे बुला रहे हाँ. थे कि रोप बांधने के लिए, क्योंकि हाँ. वहां तो पहले तो उन्होंने देख लिया था पीजीटी में कि हाँ इसे आ रहा है रोप बांधना। तो जब Mhm. कमांड टास्क भी होता था तो मुझे काफी बच्चों ने बुलाया था रोप वाले के लिए, Mhm. और एफजीटी में भी रोप के लिए मुझे ही उन्होंने आगे भेजा था। सो अगर आप कुछ चीजों में अच्छे हो तो ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज ही अच्छा करोगे, क्योंकि Right. सारे कैंडिडेट्स है, सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप ही शाइन करोगे। सो धीरे धीरे ऐसे कॉपरेशन के साथ ही चलना है वहाँ पे भी। तो पीजीटी ये हो गया, तो पीजीटी भी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहला ग्राउंड टास्क होता है, उसमें कॉपरेशन दिखता है आपका। और Right. फिर उसके बाद वो ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देते हैं एचजीटी में। Mhm. एचजीटी तो मुझे याद है हमारा काफी डिफिकल्ट था, मैं बस बीच में थी, मैं बस Mhm. वो सप्लाई कर रही थी चीजें, मैं बस इतना बोल रही थी कि चेस नंबर 10 नहीं 12, लेट चेस नंबर 14 इम्प्लीमेंट है आइडिया, आई थिंक शी हैज अ ग्रेट आइडिया, मतलब मैं काफी कामली कर रही थी वहाँ पे। तो आई Mhm. थिंक वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आइडियाज के साथ। Right, Bhumika. Bhumika, the kind of understanding you have regarding the whole process is really commendable because बहुत sense of maturity है आप में चीज़ों को समझने के लिए. And that I think that is the reason you have got the recommendation. But ये journey इतनी आसान नहीं थी because you know एक बार आप रिटर्न दे रहे थे क्लियर नहीं हुआ दूसरी बार तो कई बार ऐसा होता है कि मोरल डाउन होता है and we feel like you know giving it up it's fine this is not I'm not meant for it and you took a drop here. That's a very big decision and not only for you but your family for your family as well because you know they are also there to support you in your dream. So how did you have coped up in this difficult time and what has really helped you out in this whole journey? सो मैम टॉकिंग अबाउट फेलियर्स, आई हैव ऑलवेज, मेरे को ये रहा है कि फेलियर से कभी डरना नहीं है। Uh-huh. फेलियर्स तो आते रहेंगे, यू हैव टू अचीव योर ड्रीम, क्योंकि फायदा है कि आपने ड्रीम देख लिया 10th क्लास में कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, बाद में नहीं हुआ, आपसे रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, तो फिर Mhm. आप कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन देख लिया आपने। क्योंकि Right. 11th में मुझे याद है जब मैंने पहली बार डिबेट दिया था, इंटर स्कूल था, और मैं बहुत फंबल करी थी, बहुत ब्लंडर मचाया था मैंने उस डिबेट में। मैं रुक Okay. सकती थी कि चलो मेरे बस का ही नहीं है ये, बट फिर 12th में मैंने वापस अप्रोच किया। मैंने टीचर्स को रिक्वेस्ट करी थी लिटरली कि प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करने दो। फिर Mhm. इंटर हाउस में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां हम जीते। फिर उसके बाद अरे वाह. क्लस्टर गए, कमांड गए, वो तो फिर अलग स्टोरी है। तो रिटर्न की भी यही है, मेरा 12th अपियर में क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा।
सो मैंने फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसे फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू जॉइन कॉलेज ऐसे करके। उन्होंने Right. बोला कि ठीक है, अगर यू हैव टू जॉइन एनडीए तो ठीक है, इफ यू हैव डिसाइडेड तो वी विल सपोर्ट यू। उन्होंने Right. मुझे पूरा हेल्प किया कि ठीक है, यू प्रिपेयर फॉर योर रिटर्न। Mm. एंड मैंने भी फिर सेल्फ मोटिवेटेड थी मैं कि हाँ करना ही है करके। एंड फिर वो Right. होता है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, Right. 4 महीने थे हमारे पास रिटर्न के लिए, तो फिर मैंने कंसिस्टेंसी से ही किया था कि मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, 4-5 घंटे या जितना भी आप पढ़ पा रहे हो, जितना आपको लगता है आप पढ़ते हो, बस आप उस टाइम पे बस आप पढ़ाई करो और चीजें मत करो। मतलब जितना भी आप फोकस कर, आप फोकस से पढ़ो उतना। जरूरी Mm. नहीं है कि आप बस दिन भर बैठे रहो, आप कभी फोन चला रहे हो कभी पढ़ाई कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप Right. जितना टाइम दे रहे हो स्टडीज को, सिर्फ स्टडीज को दो, उसके Mm. बाद करो जो आपको करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं Mhm. है, ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है ज्यादा कि आपको दिन भर बैठे रहना है। आप थोड़ी देर पढ़ाई करो, अच्छे से करो, बाकी Mhm. फिर आप अपना करते रहो। सो दैट इज द थिंग जिसने मुझे हेल्प किया आगे रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में। And feeling of recommendation क्या थी? Because this is a thing that everybody waits. घर वाले भी 4-5 दिन वेट कर रहे होते हैं कि 5वें दिन पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है. Because they are there to support, and you have made it in your first SSP attempt. So how was their reaction and how you felt after recommendation? यस मैम। सो लाइक जब वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें बहुत वेट कराया टेस्टिंग हॉल में। हम लोग सब मतलब ऐसे होता है ना कि पहले के 4 दिन तो सब बहुत बातें करते हैं, Mhm. रिकमेंडेशन से पहले सब लोग बस बैठे थे शांत, मतलब इतना ऐसे वो फील हो रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा। बट मुझे इतना था कि लाइक या तो मेरा हो ही जाएगा या तो मतलब नहीं, मतलब या तो हो जाएगा या डाउट वाला केस होगा, क्योंकि इतना तो मुझे Mhm. भरोसा था कि मैंने इतना तो ठीक परफॉर्म किया है। मेरा Right. टाइम फिर मुझे लगा, मेरा कॉन्फ्रेंस से पहले मेरा वेटिंग टाइम मतलब 1-2 मिनट का था, तो मुझे लग रहा था यार कि शायद हो ही जाएगा। सो आई Mhm. वाज वेटिंग कि बस बोल दे बोल दे। सो Mhm. उन्होंने अनाउंस किया चेस्ट नंबर 1, 6 फिर 11 आया। मैं सोची थी 12 आएगा, 12 बिकॉज़ 12 वाज़ अ गुड कैंडिडेट। तो 12 नहीं आया, उन्होंने सीधा 13 बोला। तो आई वाज सिटिंग लाइक दिस ऐसे हेड डाउन करके। तो मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, फिर पीछे से उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला 13 अच्छा। फिर उसके बाद वो होता है ना, सांसें रुक जाती है आपकी। बिल्कुल. तो आपको फिर अपना नेम भी स्पेल करना पड़ता है, रोल नंबर भी स्पेल करना पड़ता है। फिर Mhm. मैंने वो सब किया, फिर वो हम लाइन में खड़े हुए, फिर भी मैं ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। पहले तो मेरी तो सांसें रुक गई थी कि यार फाइनली रिकमेंड हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर Mhm. उसके बाद हम गए बाहर, प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई हमारी, फिर हम अंदर आए। तब तक जो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे उनको भेज दिया था वापस। हमें Right. फिर से टेस्टिंग हॉल में बुलाया, फिर बहुत टाइम बाद उन्होंने हमें फोन दिया। तो मेरे Mhm. को तो था कि कब फोन मिले, कब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि यार आई गॉट रिकमेंडेड। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ वहीं पे थे, मतलब वो लोग आए थे मेरे साथ। तो वो Mhm. लोग बाहर स्टे कर रहे थे, वो लोग इनफैक्ट घूमने गए थे बाहर। सो फिर अरे उसके वाह! बाद मेरा तो फ़ोन खुल ही नहीं रहा था, तो एक और चेस्ट नंबर 14 थी, हुँ. मतलब उसकी बात हो गई थी, तो मैंने उससे फ़ोन लिया। मैंने अपनी मदर को कॉल किया, देन आई टोल्ड हर कि आई गॉट रिकमेंडेड। तो मतलब वो तो बहुत खुश हो गई थी कि कांग्रेचुलेशंस, और मैं तो रोने ही लग गई थी, बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे आ ही जाता है, यू कैन नॉट स्टॉप योर टीयर्स एट दैट टाइम। फिर उसके बाद Mhm. मेरे फादर ने मेरे से बात की, एंड एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है इस जर्नी में, मेरे पेरेंट्स थे। मतलब वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, अभी भी मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। देन उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि हो गया, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था फ्रेंड्स ने, क्योंकि फ्रेंड के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, उसके बिल्कुल. बाद मेरे एक गाइड मतलब मेंटर थे, कर्नल बिष्ट, जो ग्राउंड ज़ीरो में थे, ग्राउंड ज़ीरो कोचिंग में। Mhm. उन्होंने मुझे मतलब हर दिन, मतलब मैंने ना उनको हमेशा कॉल किया था। मेरे ग्राउंड टास्क से पहले भी मैंने उन्हें कॉल किया था, वो ऐसे जीटीओ है। तो हुँ. मैंने एसटीडी से उन्हें कॉल किया था कि सर मेरा कल है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था, तो मैंने उनको कॉल किया। तो जैसे ही मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने उठाया, तो उन्होंने बोला, "भूमिका गॉट रिकमेंडेड?" मैंने बोला, "यस सर।" मतलब ही वाज़ सो श्योर अबाउट दैट। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। उसके बाद हमें चेस्ट नंबर मिला जब प्लस वाला, पहले तो उन्होंने दिया ही नहीं बहुत टाइम तक। उन्होंने ओके. दिया तो उसमें एक जगह लिखा था कि कलाम गॉट रिजेक्टेड बट वी मेड इट, एंड वी वर वाह! सो हैप्पी कि चलो हमारा हो गया, एंड वी गॉट रिकमेंडेड। इट वाज़ सो गुड, फीलिंग वाज़ surreal। This line is so good. Kalam got rejected and we made it. That is so great. यस मैम, क्योंकि हमारे जीटीओ ने भी सेम चीज़ बोली थी कि ठीक है. इवन कलाम कुड नॉट मेक इट, इट्स फाइन इफ यू डोंट मेक, ऐसे हुँ, करके ना। हुँ, तो हुँ. वो सेम चीज़ वहाँ पे लिखी थी, एक शायद किसी और कैंडिडेट ने लिखी थी उस चेस्ट नंबर पे, तो मैंने तो वापस लिख दी थी अपने चेस्ट नंबर पे वही चीज़। Okay, Bhumika, it was really very nice talking to you, and we have come to an end. और I have, lots of hope from you because जो आज के आने वाले youth है वही आगे जाके चीज़ें future में चेंज करेंगे. And meeting somebody, who is very inspirational like you will definitely motivate people who are preparing. So that is a great motivation for the people who are preparing. So thank you so much for joining. It was a very interesting and, a lot of things we have discussed, knowledgeful session with you. Thank you so much for coming to the show. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.